Hello everyone, I am Professor Ishtiaq Ahmed. Welcome to my YouTube channel, Socio-Psyche. In this video, we will discuss about theories of Auguste Comte. Auguste Comte कौन था, उसकी क्या theories थी, इसके बारे में ये वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। Auguste Comte was born in 1798 in France. He was a professor of physics and he introduced a new science named social physics, later which became sociology. The naming of this new science as social physics was owing to the belief of Auguste Comte that the methods and principles of this newly science should be same as in physical science. Auguste Comte coined the term sociology in 1839. He was author of The Positive Philosophy and a General View of Positivism. बेसिकली अगस्त कॉम्ट फ्रांस का रहने वाला था, फिजिक्स का प्रोफेसर था। उसने एक पहले जो इल्म जनरेट किया या एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम उसने रखा सोशल फिज़िक्स, जो कि बाद में सोशियोलॉजी बन गया और 1839 में बाकायदा ये एक सब्जेक्ट के तौर पे उसने इंट्रोड्यूस करवाया जिसको सोशियोलॉजी का नाम दिया गया। उसने 2 किताबें लिखी, द पॉजिटिव फिलॉसफी एंड जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। ये उसकी 3 थेरीज हैं जी, बड़ी फेमस थेरीज हैं। पहली है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, दूसरी जो थेरी है 2 डिवीजन्स ऑफ सोशियोलॉजी, और तीसरी जो थेरी है वो पॉजिटिविज्म कहलाती है। अब हम पहली थेरी जो है उसको डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट, ह्यूमन थिंकिंग हैज़ पास्ड थ्रू द फॉलोइंग 3 स्टेजेस एंड ईच सक्सीडिंग स्टेज इज सुपीरियर टू द प्रीसीडिंग स्टेज। वो कहता है कि ह्यूमन थिंकिंग जो है ये बेसिकली 3 स्टेजेस से होके गुजरती है। पहले नंबर पे है थियोलॉजिकल स्टेज, फिर है मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरी जो है साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज या पॉजिटिविज्म। अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले है थियोलॉजिकल स्टेज। द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन थिंकिंग इज थियोलॉजिकल स्टेज. दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज फाउंड among the primitive races and sometimes the thinking of children is also at this level. At this level of thinking there is marked lack of logical and orderly thinking. The primitive man and children do not have scientific outlook. Therefore, theological thinking is characterized by non-scientific outlook. The theological thinking implies belief in an other world wherein reside the divine forces which control the events in this world. थियोलॉजिकल स्टेज जो है बेसिकली ये वो कहता है कि बच्चों में और जो प्रिमिटिव ह्यूमन है इनकी सेम है। ये जो है ये नॉन साइंटिफिक होती है, इसमें लॉजिक यूज़ नहीं होता या कोई ऑर्डर जो है ऑर्डरली थिंकिंग इसमें नहीं होती। इसमें जो बिलीव वो यही होता है कोई डिवाइन फोर्स है जो इस दुनिया को चला रही है, इसके इवेंट्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो वो लॉजिकल सोच जो है वो इस स्टेज में नहीं हुई। जो कि पहले इंसान थे वो इस स्टेज पे थे, उनकी थिंकिंग जो थी इस स्टेज के ऊपर थी। जैसे बिल्कुल बच्चे जो होते हैं उनकी जो थिंकिंग है वो कहता है थियोलॉजिकल स्टेज पे होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं, नेक्स्ट स्टेजेस पे चलते जाते हैं। थियोलॉजिकल स्टेज में वो कहते हैं 3 तरह के जो स्टेजेस थी, इसके अंदर भी 3 स्टेजेस थी। फेटिशिज्म, द प्राइमरी स्टेज इन थियोलॉजिकल थिंकिंग इज दैट ऑफ फेटिशिज्म. Fetishism is the belief that there is some living spirit in the non-living objects. This is also known as animism. Animism भी इसको कहते हैं, fetishism भी कहते हैं। इसमें ये है कि जब ये एक बिलीव है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर भी कुछ रूहें या लिविंग स्पिरिट्स जो है वो रहती हैं, जैसे बुत हैं, मेज़ कुर्सी दरख्त हैं, सूरज चांद सितारे, इनमें लिविंग स्पिरिट्स रहती हैं। ये फेटिशिज्म का जो बिलीव था। एनिमिज्म, जानदारों के अंदर, दरख्तों के अंदर जो भी उनको नज़र आता तो वो ये सोचते थे कि इनके अंदर भी कुछ लिविंग स्पिरिट्स हैं। दूसरी जो स्टेज थी वो पोलीथिज्म थी। द मोर डेवलप्ड फॉर्म देन दैट ऑफ फेटिशिज्म इज नोन एज पोलीथिज्म. एट दिस स्टेज मैन हैज़ क्लासिफाइड गॉड्स एज वेल एज नेचुरल एंड ह्यूमन फोर्सेज. ईच गॉड हैड सम डेफिनेट फंक्शन एंड हिज एरिया ऑफ एक्शन वाज डिटरमिन्ड. पोलीथिज्म में ये था कि गॉड जो है ना उन्होंने डिफाइन कर लिए कि ये जनाब बारिश वाला है, ये धूप वाला है, ये जनाब रिज़्क वाला है, ये जनाब हमें रोज़ी देता है, ये खाना देता है, ये जनाब बारिश बरसाता है, ये धूप है, ये जनाब चांद ग्रहण वाला। मतलब हर एक खुदा को उसका टास्क जो था ना वो सोच दिया इस स्टेप के ऊपर, यानी कि एक से कई खुदा बन गए उनके।
इसके बाद आता है मोनोथिज्म। द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ थियोलॉजिकल थिंकिंग इज मैनिफेस्टेड इन मोनोथिज्म। इट इम्प्लाइज अ बिलीव इन वन गॉड एज कंपेयर टू अर्लियर बिलीव इन मैनी गॉड्स। In monotheism, it is believed that one God is supreme and that he is responsible for the maintenance of order in the world. मोनोथिज्म में फिर एक खुदा पे यकीन आ गया। इस स्टेज पे आके जो ह्यूमंस थे उन्होंने कहा जी खुदा एक ही है और वही जो है दुनिया के ऑर्डर को चेंज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो जो पहले बिलीव था ज़्यादा खुदाओं का, मैनी गॉड्स का, वो कन्वर्ट हो गया एक खुदा में, वन गॉड में। इसके बाद दूसरी स्टेज फिर आती है मेटाफिजिकल स्टेज। द मेटाफिजिकल स्टेज और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मार्क्स द सेकंड स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू द कॉम्ट, such successive stage is an improvement upon the earlier stage. With the gradual improvement in human thinking, the human problems also become more complex. The theological thinking was not adequate to tackle these problems efficiently. The appearance of conflicting and opposite forces in the world presented problems which could not be successfully tackled by monotheism. It was difficult to believe that the same God was responsible for प्रीमोर्डियल क्रिएशन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन। अब ये जो मेटाफिजिकल स्टेज थी ये थियोलॉजिकल स्टेज का नेक्स्ट अगला स्टेप थी। इसमें आके उन्होंने कहा कि लोग जो थे उनके प्रॉब्लम्स, आबादी बढ़ती गई, लोगों के प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होते गए, बढ़ते गए। अब यहाँ पे आके उन्होंने ये सोचा कि यार एक खुदा अगर बना भी रहा है, क्रिएट भी कर रहा है और तबाह भी कर रहा है, तो इसका मतलब वो सेम तो नहीं हो सकता। वो कैसे कर रहा है? ठीक है, उस पर यकीन करना उनका मुश्किल हो गया। तो वो क्या करते थे, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इंटेलेक्चुअल पजल, मेटाफिजिकल थिंकिंग वाज इवॉल्व्ड। अंडर मेटाफिजिकल थिंकिंग, बिलीव इन एन एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसेंडेंटल entity or absolute replaces the belief in personal concrete God. Under metaphysical thinking, it is believed that an abstract power guides and determines the events in the world. Metaphysical thinking discards belief in concrete God. अच्छा, पिछली जो स्टेज थी थियोलॉजिकल जिसमें उन्होंने कोई कंक्रीट गॉड बनाए हुए थे, जैसे कोई मिट्टी की मूर्ति है या कोई दरख्त है, कोई कंक्रीट थी, मतलब उनके सामने कोई ठोस चीज़ जिसको वो खुदा मानते थे। लेकिन मेटाफिजिकल में वो कहते हैं कि चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आके उन्होंने ये सोचा कि नहीं, कोई ऐसी ठोस चीज़ या कोई ऐसा कंक्रीट गॉड नहीं है, ये एक पावर है, ये ऐसी एक जो हमें नज़र नहीं आती पावर्स है, एब्स्ट्रैक्ट पावर है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। ठीक है, जो नज़र नहीं आती हमें। तो इस स्टेज पे आके उन्होंने खुदा का जो कॉन्सेप्ट था वो चेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई ऐसी ठोस चीज़ नहीं है, कोई दरख्त, कोई सांप, कोई गाय, कोई जनाब पानी, ये नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है। इसके बाद जो अगली स्टेज है वो आती है साइंटिफिक पॉजिटिव स्टेज। आफ्टर थियोलॉजिकल एंड मेटाफिजिकल स्टेज, thinking comes the next stage known as scientific or positive stage. All metaphysical knowledge is based upon speculation as is at best inferential knowledge. In the last analysis, it is a matter of belief. The positive or scientific knowledge is based upon facts, and these facts are gathered by observation and experience. The observation and classification of facts are the beginning of the scientific knowledge. From the facts we generalize and draw conclusions. These conclusions, once verified, become established laws. The scientific thinking is thoroughly rational and hence there is no place of any belief of superstition. फिर तीसरी स्टेज जो आती है जिसको हम साइंटिफिक स्टेज कहते हैं, यहाँ पे आके वो कहता है कि मेटाफिजिकल स्टेज से अगले स्टेप, यहाँ पे आके जो नॉलेज था, जो इन्फ्रेंशियल बनाए थे, जो हाइपोथेसिस बनाए थे, उसको टेस्ट किया गया, सोशल फैक्ट्स को टेस्ट किया गया, किसके ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के और एक्सपीरियंस के ज़रिए। फिर वो जब वो उनको इकट्ठा किया गया, फैक्ट्स को जनरलाइज किया गया, उससे नतीजा निकाला गया, तो वो लॉज बन गए। ठीक है, वो थियरीज बन गई। तो फिर जो है रैशनली, लॉजिकली उनका रिलेशनशिप देखा गया चीज़ों का, फिर उनको थियरीज या लॉ में कन्वर्ट किया गया। तो अब जो दुनिया है, जो हम कहते हैं कि जनाब रेनेसांस आया या जनाब हम कहते हैं एनलाइटनमेंट आई, उसमें ये पॉजिटिव
स्टेज जो है वो अप्लाई हुई, और अब तक जो हमारे पास नॉलेज है वो थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस जो है वही से हम सोशल फैक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, उसी से हम जो है वो नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। तो तमाम जो सुपरस्टिशंस थी हमारे जहन में, वो कहता है वो ख़त्म हो गई, और किसी बिलीव को हम टेस्ट नहीं कर सकते, उसकी कोई जगह नहीं हमारे पास बची। तो जो हम इन्फ्रेंशियल नॉलेज था उसको हम टेस्ट करेंगे, तभी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ अगस्ट कॉम्ट इज टू डिवीजन ऑफ सोशियोलॉजी। ये अगस्ट कॉम्ट ने एक और थ्योरी दी जिसमें उसने सोशियोलॉजी की दो डिवीजन्स रखी। एक को उसने नाम दिया सोशल स्टैटिक का। सोशल स्टैटिक इज कंसर्न विद द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इट स्टडीज द करंट लॉज, रूल्स एंड प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द सोसाइटी. In social static, it is observed as to how the present social laws affect the society. It also studies the correlation between various social facts. In order to understand the social structure, it is necessary to know the place of individual, family, state, religion, and morality in society. जो पहली तकसीम उसने की सोशियोलॉजी की, उसको उसने नाम दिया सोशल स्टैटिक का। इसमें वो कहता है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है ना सोसाइटी की, उसको चेक करना, कानून क्या है, फैमिली कैसे रह रही है, स्टेट क्या है, रिलीजन क्या है, जो चल रहा है करंटली प्रेजेंटली, उसको टेस्ट करना, उसको चेक करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको स्टडी करना जो है वो सोशल स्टैटिक कहलाता है। दूसरे नंबर पे उसने कहा जी कि इंडिविजुअल और जो है फैमिली, स्टेट, रिलीजन एंड मोरालिटी, इसकी क्या जगह है सोसाइटी के अंदर। तो हम देखते हैं इंडिविजुअल एंड सोशल स्ट्रक्चर। From the sociological point of view, the views of Comte with regard to the place of individual in a society are quite interesting. He accepts individual as an abstract entity only. He does not assign any place to individual in the development of society. According to Comte, individual is not a social unit. For purpose of sociology, he regards family as the starting point in society. इंडिविजुअल की जो है वो कोई हैसियत नहीं है अगस्ट कॉम्ट की थ्योरी में। वो कहता है कि ये एक सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है, थॉट है, लेकिन अगर यूनिट है कोई सोशल यूनिट सोसाइटी में तो वो फैमिली है। फैमिली से वो स्टार्ट करता है कि ये फैमिली जो है वही सोशल यूनिट है। फिर वो कहता है जी फैमिली क्या है जी। अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट, फैमिली ऑक्युपाइज अ पाइवेटल पोजीशन इन सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी. Family has been accepted as the starting point of society, and the study of sociology begins from here. In the development of society, family provides the base of progress. From the growth of family emanates the growth of the cities and state. In the opinion of Comte, family is based upon two planks, namely affection and sympathy. Comte कहता है कि जो फैमिली है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सोसाइटी की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में ये अहम किरदार अदा करती है, और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो दो पिलर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, वो अफेक्शन और सिंपथी है, जिसकी वजह से फैमिली, स्टेट और जनाब जो सोसाइटी है वो डेवलप होती है और जुड़ी रहती है। इसके बाद आगे है प्लेस ऑफ स्टेट इन सोशल स्ट्रक्चर. In the opinion of Comte, it is the state which occupies the place of importance after family in the scale of social development. A group of family living in closeness to each other and sharing a common language constitute a society, while a group of family residing together, besides a common language, a common land tract is also considered necessary for the state. For the development of state and society, cooperation is indispensable. Without cooperation among families, there can be no development in either state or society. The cooperation found in state or society is of special type. This cooperation is in form of division of labor and coordination of efforts. अब कॉम्ट कहता है कि स्टेट जो है उसका क्या सोशल जो स्ट्रक्चर उसने बताया ना, इंडिविजुअल, फैमिली, रिलीजन का, स्टेट का, उसमें कहता है स्टेट का क्या मुकाम है। वो कहता है स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली के बाद। स्टेट जो है ये फैमिलीज़, जब ज़्यादा फैमिलीज़ बनती हैं तो स्टेट बनती है। ज़्यादा फैमिलीज़ आपस में कोऑपरेट करती हैं, किस सिलसिले में, डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम के हवाले से, कि हर आदमी, हर फैमिली ने अपना काम तकसीम किया हुआ है, जैसे बनी हुई है ना कास्ट सिस्टम बना हुआ है कि जनाब कोई कारपेंटर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, तो ये फैमिलीज़ वो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में बटी हुई हैं। उसी तरह से फिर उनकी कास्ट बन गई। इस तरह से वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेट भी करती हैं। तो कहता है जब फैमिली आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं,
वो आपस में जुड़ी हुई हैं एक लैंग्वेज की वजह से, कॉमन चीज़ें हैं उनके अंदर। तो वो जनाब रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन, इनकी वजह से फैमिलीज आपस में जुड़ी होती हैं और वो फिर सोसाइटी, स्टेट को चलाती हैं। स्टेट को डिवीजन ऑफ लेबर प्रोवाइड करती है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है, कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है, जिससे वो स्टेट रन होती है, चलती है। इसके बाद रिलीजन एंड मोरालिटी इन सोशल स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं रिलीजन की क्या जगह है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। अकॉर्डिंग टू Comte, religion and morality occupy an important place in social structure. For social control, both are excellent devices. In his view, a social control established by law and state is bound to be ineffective. It will be artificial. The state control is based upon fear and therefore lacks true spirit of allegiances. Contrary to this, the social control based upon religion and morality is based upon conscience and love. अब वो कहता है कि जो रिलीजन और मोरालिटी है ना, इनका बड़ा अहम किरदार है इंसान को कंट्रोल करने में, मुआशरे को कंट्रोल रखने में। सोशल कंट्रोल के लिए जो है ना, वो रिलीजन और मोरालिटी से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। इवन के स्टेट भी जो है वो बाज़ औक़ात फेल हो जाती है सोशल कंट्रोल रखने में, क्योंकि वो आर्टिफिशियल होता है, उसमें ट्रू लव नहीं होता। रिलीजन में इंसान ट्रू लव से डरता है, खुदा से उसकी पैरवी करता है, जनाब उसकी ताबेदारी करता है, ठीक है। तो वो कॉन्शियस अपने होश से, अपने लव से, पैशन से वो जनाब फॉलो करता है रिलीजियस बिलीव्स को। दैट्स वाई रिलीजन एंड मोरालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट इन सोशल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू सोशल कंट्रोल बाय द स्टेट। सोशल डायनामिक, अब दूसरी जो डिवीजन उसने की थी, ये अभी तक हम पढ़ रहे थे सोशल स्टेटिक, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या स्ट्रक्चर है सोसाइटी का मौजूदा स्ट्रक्चर में। उसने देखा कि इंडिविजुअल की क्या अहमियत है, फैमिली की क्या अहमियत है, स्टेट की क्या अहमियत है और रिलीजन एंड मोरालिटी की क्या अहमियत है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। अब वो कहता है दूसरा जो ब्रांच है या दूसरी डिवीजन है जिसको उसने सोशल डायनामिक का नाम दिया, वो क्या है। द अदर ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी इज नोन एज सोशल डायनामिक, which studies how the process of social change works. The importance of this part of sociology is due to the fact that social progress is more important than social stability. It is quite clear that change and progress in society is a continuous process. According to Comte, there are three types of social progress. These are physical, intellectual and moral progress. सोशल डायनामिक में वो कहता है कि सोसाइटी चेंज कैसे होती है। सोसाइटी में चेंज बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर वक्त ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसमें वो कहता है तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, फिजिकल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस और मॉरल प्रोग्रेस। ये ना हो तो सोसाइटी फेल हो जाएगी, उसका स्ट्रक्चर जो है वो गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी काम नहीं कर सकेगी फिर। तो ये तीन चीज़ें उसने जो बताई हैं उनको स्टडी करते हैं। पहले नंबर पे फिजिकल प्रोग्रेस। The fundamental progress of mankind lies in the physical progress. In the absence of physical progress, no other kind of progress is possible. By physical progress, we understand the progress in living conditions, namely housing, agriculture, industrial development. Physical progress provides the base for social progress. Physical progress is first rung in the ladder of social progress. वो कहता है सोशल प्रोग्रेस के लिए फिजिकल प्रोग्रेस होना बड़ा ज़रूरी है। हाउसिंग हो, बिल्डिंग्स हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, फिजिकल प्रोग्रेस होगी तभी अगला स्टेप जो है वो हम उस पर जा सकेंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। इन सोशल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस ऑक्युपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। बाय इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस अलोन कैन वी अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस ऑफ सोशल कोहेजन एंड सोशल डिसइंटीग्रेशन and also the forces which leads to social disruption and disorder. Comte believed that if our intellect can be made to accept the importance of social cohesion, our selfish feelings will automatically turn into altruistic desires. The increase in the feeling of altruism would in turn lead to great strides in social progress. अब वो कहते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म जो है ये सोशल कोहेजन, सोशल इंटीग्रेट जब हम समझेंगे इसको तभी हमें इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस का पता चल सकेगा और हमें उन फोर्सेस का भी पता चलेगा जो सोशल डिसरप्शन करती हैं या डिसऑर्डर को क्रिएट करती है। कॉम्ट जो है वो ये कहता है कि इंटेलेक्चुअल जो है वो सोशल कोहेजन के लिए बड़ा ज़रूरी है, सेल्फिश फीलिंग को ख़त्म करता है, वो अल्ट्रिस्टिक डिज़ायर्स जो है
उनमें कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो है वो सोशल प्रोग्रेस जो है उसको लीड करता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस जो है, जितने ज़्यादा इंटेलेक्ट लोग होंगे आपकी सोसाइटी के अंदर, उतनी ज़्यादा सोशल प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। ये है कॉम्ट की कहना। इसके बाद अब मॉरल प्रोग्रेस। थ्रू कॉम्ट जनरली Though Comte generally attached highest importance to intellectual progress, he later on inclined towards moral. In his book Positive Polity, Comte lays more emphasis on moral progress. He remarked that we become tired of everything except loving. Thus, he began to attach more importance to emotion in comparison with intellect. Deviating from his general philosophy, Comte began to regard morality as the highest aim of life. थर्ड जो है उसने कहा जी मॉरल प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है। मॉरल प्रोग्रेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिजिकल से भी और इंटेलेक्चुअल से भी। वो कहता है हम सब कुछ करना छोड़ सकते हैं लेकिन लव करना नहीं छोड़ेंगे। अपने आप से प्यार, दोस्तों से प्यार, घर वालों से, बच्चों से, हम हर चीज़ से टायर हो सकते हैं, एवरीथिंग एक्सेप्ट लविंग। तो वो कहता है इस चीज़ को जो है वो मोरालिटी को सबसे ऊपर रखता है। हाईएस्ट एम ऑफ लाइफ होना चाहिए आपका मॉरल प्रोग्रेस, मोरालिटी, फिर आप जनाब तरक्की कर सकते हैं, सोशल प्रोग्रेस कर सकते हैं। थर्ड थ्योरी जो है वो पॉजिटिविज्म अगस्ट कॉम्ट की है। पॉजिटिविज्म इज अ टर्म विच डेजिग्नेट्स अ फिलोसॉफिकल टेंडेंसी originated around natural science and striving for a united view of the world, of phenomena both physical and human. Through the applications of the methods and extensions of the results whereby the natural sciences have attained their unrivaled position in the modern world. From the point of view of methodology, the term positive is conceived in polemical position to the metaphysical abstractions of traditional philosophy. इसमें बेसिकली वो कहते हैं पॉजिटिविज्म एक ऐसी एप्लीकेशन है, ये जो साइंटिफिक नॉलेज है या रिसर्च मेथड है, जो साइंस का मेथड है, उसको अप्लाई करना सोशल साइंसेस में, उसको वो कहता है कि पॉजिटिविज्म है। एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स जो नेचुरल साइंसेस में यूज़ होते हैं वही सोशल साइंसेस में उसने कहा अप्लाई हों, उस तरह से हम सोसाइटी को स्टडी करें, उन्हीं मेथड से, उन्हीं टेक्निक से, उन्हीं टूल के साथ जो नेचुरल साइंसेस में इस्तेमाल होते हैं वो सोशल साइंसेस में होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को वो कहता है जी ये पॉजिटिविज्म है। इसको आगे फर्दर उसने एक्सप्लेन किया है। इट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड बाय नेचुरल साइंटिस्ट एंड बाय द सोशियोलॉजिस्ट इज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। In understanding human behavior, the idea of power can be traced back to Bacon, Berkeley, Locke, and Hume. Before Comte, Saint Simon also advocated positivism. He proposed scientific reorganization of society and promotion of science, since he believed that progress depended on it. The idea of positivism was present in an embryonic form in the mind of Saint Simon, and Comte expanded this idea. Positivism brought a revolution or renaissance in the field of social science. It combined a belief in progress and a passion for serving humanity. It is based on the belief that scientific analysis of history would show the way to cure for the ills of society. बहुत से जो थेरिस्ट थे, फिलोसफर थे, बैकन, बर्कले, लॉक, ह्यूम, सेंट साइमन, इन्होंने पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन वो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में था। वो कह रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में था, जिसको कॉम्ट ने एक्सपेंड किया और अप्लाई किया, जिसके ज़रिए एक रेवोल्यूशन आया और जितनी भी सोसाइटी की इल्स थी, सोशल प्रॉब्लम्स थी, उनको एड्रेस किया उसने पॉजिटिविज्म के थ्रू। के किस तरह से उसने साइंटिफिक स्टडी को अप्लाई किया, जो नेचुरल साइंसेज में थी उनको सोशल साइंसेज पे अप्लाई करके जितनी भी सोशल इवल्स थी उनका इलाज ढूंढा, उनकी क्योर जो है वो ढूंढी। किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं अपने मसाइल का हल। दिस वॉज ऑल अबाउट theories of Auguste Comte. I hope you people understand very well, and if you have any question please comment below the video. Thank you very much, and also subscribe the channel.